और अब मैं सादर आमंत्रित करूंगी हमारे बीच उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में इंजीनियर श्री अजय कुमार सिंह, IAS प्रधान सचिव ग्रामीण कार्य विभाग सर को मैं आमंत्रित करती हूं। सर आप आइए और हमें संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। छप्पनवे इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य पे उपस्थित डायस पे मुख्य अतिथि आदरणीय विकास आयुक्त महोदय श्री अरुण कुमार सिंह जी, डायस पर उपस्थित मनीष रंजन जी, डायस पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, इस सभागार कक्ष में उपस्थित सभी अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। और हमारे देश में तो करीब करीब हर एक राज्यों में यह उत्सव जो है हम लोग मना रहे हैं। इंजीनियर्स डे क्यों मनाते हैं और इसका क्या उद्देश्य है, इस पर हमारे पूर्व वक्ता काफ़ी प्रकाश डाल चुके हैं। मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन एक बात आज के दिन में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी यदि दोनों जोड़ के देखें तो इसका दिन प्रतिदिन महत्व बढ़ता ही जा रहा है। यदि आज से आप 50 वर्ष पहले देखें, 40 वर्ष पहले देखें, तो उस समय जितना महत्व था और आज के दिन जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और ये यहीं पे नहीं चर्चा हो रही है, ये देश में ही नहीं चर्चा हो रही है, पूरे विश्व में इस बात की चर्चा हो रही है। हम सब देख रहे हैं कि अभी जो जस्ट कंक्लूड हुआ G20 जो कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने देखा, इसमें भी जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया गया, जो डिक्लेरेशन साइन किया गया, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा महत्व इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को दिया गया। चाहे हम इंडिया वेस्ट एशिया यूरोप कॉरिडोर बनाने के रूप में देखें, ग्रीन टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट करने की हम बात कर रहे हैं, आज का आपका विशेष टॉपिक भी है जो हम लोग बात कर रहे हैं, इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, वो पूरा विश्व बात कर रहा है।
ग्रीन टेक्नोलॉजी पर भी काफ़ी चर्चा दिल्ली में हुआ और डिक्लेरेशन में भी है। उसी तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो उसकी भी चर्चा सब जगह हो रही है। ये पहले जो हम लोग बात करते थे वो नॉन पॉलिटिकल स्पेस में बात करते थे, इंजीनियरिंग के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। आज के युग में देखिएगा तो इवन पॉलिटिकल लीडर्स भी, पूरे कंट्रीज के पॉलिटिकल लीडर्स भी इसी के टर्म्स में बात कर रहे हैं। इसी के टर्म्स में लोग सोच रहे हैं कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बिना कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी स्थान आगे नहीं बढ़ सकता। और ये ऐसी चीज है जिसपे कोई वोटिंग भी नहीं होती है। ये कोई ये नहीं कह सकता कि ये खराब है। टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के बारे में आप कहीं से भी देख लीजिए, कहीं पूछ लीजिए, कोई भी आदमी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स, कोई भी संस्थाएं प्रोटेस्ट नहीं करती। ये बिल्कुल पॉलिटिकली न्यूट्रल सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है, इसको अडॉप्ट करना ही करना है। इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और यहां पे भी हम देखें तो इवन हमारे राज्य में भी जब भी कोई चर्चाएं होती हैं या उच्च स्तर पे चर्चा होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बहुत बार बैठकें होती हैं। हमारे यहाँ बैठकें होती हैं जब उच्च स्तरीय बैठकें होती हैं। जहाँ कहीं भी आप देखें कि बैठकें होती हैं और वहाँ भी ये कहा जाता है कि नहीं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से यही सल्यूशन है, इस सल्यूशन से हम डेविएट नहीं कर सकते, हमें इस सल्यूशन को मानना ही होगा। कोई भी नहीं काटता है आपका बात जो है, कोई भी ना पॉलिटिकल लीडर्स काटते हैं, ना एडमिनिस्ट्रेटर्स, ना ब्यूरोक्रेट्स। बात मानी ही जाती है आपकी। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो आप लोग पूरे जो इंजीनियर्स हैं, पूरे जो संस्थान हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। और आने वाले समय में मैं कहता हूँ, आने वाले समय में भी इसका धीरे धीरे महत्व बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक संस्थाएं जो बात कर रही है अपने राज्य की, देश की विकास की बात करती है। और जब भी हम विकास की बात करें तो विकास कभी भी इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के बिना विकास नहीं हो सकता। तो ये हमेशा आपकी बात होती रहेगी, आने वाले समय में भी बात होती रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इतने बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हमारे ऊपर थोपा गया कि पूरे इंजीनियरिंग कॉम पे इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने राज्य को, यदि राज्य के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जो हमें अपने राज्य को आगे बढ़ाना है, तो ये इतनी बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब किसी के ऊपर आ जाती है, इतनी ऊपर जिम्मेदारी जब आपके ऊपर आ जाती है, तो आपके चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चुनौतियां और भी ज़्यादा आपके सामने आ जाती हैं। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि, और आपका टॉपिक भी है कि नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, चाहे वो इको फ्रेंडली हो, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, आईटी से रिलेटेड हो, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो नई टेक्नोलॉजीज को हमें अडॉप्ट करना ही होगा। और नई टेक्नोलॉजी लाने वाले भी आप ही लोग हैं। जब इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस, परिवर्तन हो रहे हैं पूरे देश में, यदि जब हम अपने ऊपर, अपने अंदर उसको आत्मसात जब तक नहीं करेंगे, अपने अंदर उसको नहीं अपनाएंगे अपने, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो, आईटी के फॉर्म में हो, चाहे वो ग्रीन टेक्नोलॉजी के फॉर्म में है, वो हमें अडॉप्ट करना ही होगा। और अडॉप्ट करना भी चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ही हमें आगे ले जाएगा। अभी मैं अपने अनुभव से, जो मेरा लिमिटेड अनुभव रहा है जो ग्रामीण कार्य में, और पहले भी मैं नगर विकास में भी था तो वहाँ पे, बट खास करके जो ग्रामीण कार्य में हमारा अनुभव मेरा रहा है कुछ 10-11 महीनों का, उस पर मैं 2-3 बिंदुओं पे चर्चा करना चाहता हूँ। एक तो ये आप देखिएगा कि जो नई टेक्नोलॉजी है, ये सबसे पहले हम लोगों ने अडॉप्ट किया है यहाँ पे PMGSY में। आप सब जान रहे होंगे, जो आप लोग पहले भी वक्ता से सुन चुके हैं, कि ये FDR टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट करने के बाद चल रही है। पूरे ऑल ओवर इंडिया ये चल रहा है कि ये नई टेक्नोलॉजी हम लोग अडॉप्ट करें, जो पुराने जो हमारे वहाँ पे सड़कें हैं उसी को उखाड़ करके और नए सिरे से किस तरीके से ड्यूरेबल असेट्स का निर्माण हो, इसके बारे में। और
पूरे हमारे राज्य में जो 3200 किलोमीटर सैंक्शन हुआ, उसमें 1100 किलोमीटर जो है वो नई टेक्नोलॉजी FTR टेक्नोलॉजी से सैंक्शन हुई है। अब नई टेक्नोलॉजी से सैंक्शन तो हो गया, अब इसको बनाने के लिए, निर्माण के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। और हमें ही नहीं तैयार होना होगा, बल्कि हमारे जो कंसल्टेंट हैं उनको तैयार होना होगा, हमारे इंजीनियर्स को तैयार होना होगा, और हमारे डाउन द लाइन जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उसके मैन पावर हैं, ये सारे पूरे मैन पावर जो पूरा चेन है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज का जो कंप्लीट चेन है, ये पूरे चेन को हमें तैयार करना पड़ेगा। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी, नया परिवर्तन आता है, तो हमें पूरे नए सिरे से अपनी तैयारी हमें करनी पड़ती है। और नए सिरे से तैयारी करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को उस लायक बना सके। तो जब भी ये परिवर्तन आता है, तो मेरे ख्याल से जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग है, क्षमता का जो निर्माण होता है, वो एक विशेष फोकस होना चाहिए कि ये क्षमता का निर्माण हम किस तरीके से कर सके। जो ट्रेनिंग एंड रीओरिएंटेशन होता है, चाहे हमारे इंजीनियर्स का है, कंसल्टेंट हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये एक ट्रेनिंग भी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो आप लोग जैसा की तरफ से आज इंजीनियर्स डे मना रहे हैं, उसी तरीके से विभाग की तरफ से भी और आपके एसोसिएशन के साइड से भी नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही है, इसको अडॉप्ट करने के लिए टाइम टू टाइम वर्कशॉप, सेमिनार्स, एक्सरसाइजेस होना चाहिए। और इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट विभाग की तरफ से चाहिए, तो मैं पूरा फुल फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए भी तैयार हूं इसके लिए। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं कि जब भी कोई हम लोग असेट्स क्रिएट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, आपका जो टॉपिक है उसमें सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कोई आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए जो लंबा समय तक चले। अब मैं ये ग्रामीण कार्य और ग्रामीण सड़कों के बारे में यदि बात करूं तो बिल्कुल ये उसका उल्टा है। हमारी सड़कें बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं होती हैं बल्कि लोग यहां तक कहने लगते हैं कि ओ RCT की सड़कें तो APL की सड़क है और ग्रामीण सड़कें BPL की सड़क है। उसमें चलते भी ज्यादातर लोग BPL के लोग हैं और सड़कें भी BPL हैं, और इसमें चलते भी APL के लोग हैं और सड़कें भी APL जैसी दिखती है। तो ये हम जो एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, हंसने की बात नहीं, बट हम जो एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं ग्रामीण सड़कों का, क्या हम उनके साथ न्याय कर रहे हैं? ऐसा एसेट समाज क्रिएट कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर टूट जा रहा है। बहुत सारी ऐसी सड़कें आती हैं जो कि DLP पीरियड हम कहने को 5 साल का करते हैं कि 5 साल तक DLP रखेंगे, बट 2 साल के अंदर सड़कें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं। कारण अनेक हो सकते हैं। कारण हो सकता है कि वहां पे माइनिंग का ट्रक चले, क्योंकि हमारे यहाँ माइंस बहुत सारे हैं, ओपन माइंस हैं, ट्रक्स बहुत चलते हैं, ट्रक चलेंगी। हो सकता है वाटर लॉगिंग हो सकता है हमने क्वालिटी स्पेसिफिकेशन डाला ही नहीं हो सड़कों में, तो हमारी क्वालिटी कैसे रहेगी। हो सकता है जो टेक्नोलॉजी से हम RCT की सड़कें बनाते हैं वो टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट किए ही नहीं हो। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मैं इस पे कारणों पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने दायित्व में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में चूक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं बिग पिक्चर। और ये पिक्चर जब हम बिग पिक्चर मिस करते हैं तो इससे क्या होती है, विभाग की बदनामी होती है, सरकार की बदनामी होती है। आम आदमी को, पॉलिटिकल लीडर्स को कोई मतलब नहीं है कि आप 1 किलोमीटर सड़क 30 लाख में बनाइए या 50 लाख में बनाइए। उसे मतलब है सिर्फ इस बात की कि जब भी सड़क बनाइए तो 5 साल कम से कम चले। तो जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम जो काम करने जा रहे हैं या ड्यूरेबल एसेट्स हैं, क्या सस्टेनेबल एसेट्स हम क्रिएट कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो आपके पास वो पावर है, आपके पास वीटो पावर है। आप टेक्नोलॉजिकली कह सकते हैं कि ये सही नहीं है, ये हमें नहीं बनाना चाहिए, इसका TS हम करेंगे ही नहीं करेंगे। जब आप TS नहीं करिएगा तो कोई A भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसा एसेट्स आखिरकार हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं जो कि सस्टेनेबल ही नहीं हो, जो ड्यूरेबल ही नहीं, जो चलने के लायक नहीं रहे। हमें जरूरत है कि हम ऐसा एसेट्स क्रिएट करें जो ड्यूरेबल हो, अच्छा एसेट्स हो। यदि
सड़कों का स्पेसिफिकेशन जो हम लोगों ने अंततः बढ़ाया, पिछले साल से हम लोग चर्चा करते 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 यहाँ तक पहुँचे कि इवन भारत सरकार जो PMGSY के तहत सड़कें कहीं कि नहीं हम यही स्पेसिफिकेशन से सैंक्शन करेंगे, हम लोगों ने कहा नहीं, हम इस स्पेसिफिकेशन पे बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी सड़कें ऐसी है जिसमें कि ट्रकें चलती है, वो 1 साल के अंदर अंदर टूट जाएगा, फिर हमारी बदनामी होगी, आपकी बदनामी होगी। तो हम लोगों ने ये कहते हुए कि ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा राज्य बजट से हम लोग देंगे, लेकिन वो स्पेसिफिकेशन हम बनाएंगे जो कम से कम 5 साल चले। और हम लोगों ने ये पूरे राज्य में जो सड़कें हैं PMGSY की, उसके लिए ये राज्य स्तर पे मंत्री परिषद से निर्णय हुआ कि यह स्पेसिफिकेशन हम चेंज नहीं करेंगे, हम स्पेसिफिकेशन अच्छी स्पेसिफिकेशन से बनाएंगे। और इसका किसी भी स्तर पे कहीं भी कोई विरोध नहीं हुआ। वही पॉलिटिकल लीडर विरोध करता है? कभी नहीं करता, किसी स्तर पे कोई विरोध नहीं होता। यदि टेक्निकली नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी हो, स्पेसिफिकेशन अच्छा करना हो, जहां ड्यूरेबल एसेट्स बनाना हो, कोई विरोध नहीं करता। तो एसेट्स जो भी हम बनाते हैं वो अच्छी एसेट्स बनानी चाहिए, जो कि लंबा समय तक चले, और उससे आपका नाम होगा, उससे राज्य का नाम होगा, उससे देश आगे बढ़ेगा। ये इस बात पे हमें सोचना चाहिए सभी लोगों को। जो मेरा अनुभव रहा है उसमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आज के दिन आपके सामने रखना चाहता हूं। एक जो मैंने टच किया, कैपेसिटी बिल्डिंग, कि पहली कैपेसिटी बिल्डिंग आपकी होनी चाहिए, इस बात को मैं आपको कह चुका हूं। और ये कैपेसिटी बिल्डिंग नई टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए, अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स होना चाहिए, नॉट ओनली डिपार्टमेंट्स। जब ये ट्रेनिंग हो तो इस तरीके से हो कि इंजीनियर्स भी हो, कॉन्ट्रैक्टर्स भी हो, उनके इंजीनियर्स भी हो, कंसल्टेंट्स भी हो, ताकि सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे हो कि हमें आगे बढ़ना है तो हमें इसी तरीके से, इसी ऑब्जेक्टिव से आगे बढ़ना है। नंबर 1, इस पे ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, जो DPR है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग DPR जब हम बनाते हैं तो DPR में भी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करनी चाहिए। अभी जब हम FDR की बात कर रहे हैं तो FDR, जब हम लोगों ने यहाँ देखा कि हम और भी सड़कें FDR से बनाना चाहते हैं, और भी सड़कें हम नई टेक्नोलॉजी से बनाना चाहते हैं, जब हम लोगों ने देखा कि क्या बना सकते हैं, तो एक सबसे पहला पॉइंट यही है कि इसका तो SOR है ही नहीं। जब इसका शेड्यूल ऑफ रेट्स में कहीं जिक्र ही नहीं है तो हम नई कैसे टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे राज्य में? हम उसकी DPR कैसे बनाएंगे? नए SOR में रेट ही नहीं है तो DPR कैसे बन पाएगा? तो जब हम नई टेक्नोलॉजी की यहाँ बात कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी को राज्य में अडॉप्ट किया जाए और उसका कार्यान्वयन हो उस तरीके से, ये पूरा चेन के बारे में हमें सोचना चाहिए। हम लोगों ने कहा कि एक टीम बना करके जो SOR चेंज करना है, आप ही लोग हैं जो SOR चेंज करेंगे, सब मिल करके चेंज करेंगे। तो जो भी नई टेक्नोलॉजीज आपके सामने आई है, चाहे FDR हो, चाहे कोई भी नई टेक्नोलॉजीज हो, उसका आप लोग प्लीज SOR के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि किस तरीके से वो शेड्यूल ऑफ रेट्स में डाला जा सकता है। और जब तक आप उसको SOR में नहीं डालिएगा, नया DPR नहीं बन पाएगा। तो उसको SOR में डालिए ताकि आगे का जो DPR हो वो नई टेक्नोलॉजी के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के अनुकूल हम बना सकें। सिर्फ ऐसा नहीं हो कि हम नई टेक्नोलॉजी के बारे में इस कॉन्फ्रेंस हॉल में इंजीनियर्स डे में 56 में बात करें, 97 में बात करें और पता चला कि कोई SOR बना ही नहीं है, कोई नई टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट की ही नहीं। इसके लिए आप ही जिम्मेदार होइएगा। अडॉप्ट करने के लिए अडॉप्ट करिएगा तो इसकी वाहवाही आपको मिलेगी, नहीं अडॉप्ट करिएगा इसकी जिम्मेदारी भी आप ही के ऊपर है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहना चाहता हूं आप लोग को, उसमें है कि टेंडरिंग प्रोसेस। आप लोग देख चुके हैं कि टेंडरिंग प्रोसेस में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं पूरे प्रोसेस में। और पूरा टेंडरिंग जो प्रोसेस है, वो पूरा टेंडरिंग प्रोसेस का जिम्मेदारी किसके पास है? ये बिल्कुल आपके हाथ में है, कंप्लीटली 100%। इसमें कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं है टेंडरिंग प्रोसेस में। किसी भी स्तर से आपको कोई डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप ही को डिसीजन लेना है। तो ये पूरे जो आज के दिन में हम देख रहे हैं कि जब एक पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है
और पूरा जब दूसरे डिपार्टमेंट्स, आप देखिए इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, दूसरे और डिपार्टमेंट्स हैं, फेसलेस हो गया बिल्कुल। आदमी को आने जाने की जरूरत ही नहीं है, पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट करता है, बिल्कुल फेसलेस टेंडरिंग टेक्नोलॉजी है उनका। तो आप बिल्कुल टेंडरिंग जो मैकेनिज्म है उसको चेंज करिए, उसको फेसलेस बनाइए। ईएमडी देने की बात है, बिल्कुल पीएमजीएसवाई में ऑलरेडी अडॉप्टेड है, भारत सरकार की है। भारत सरकार सारी टेंडरिंग प्रोसेस को फेसलेस बना चुकी है, आप ही बनाने की कोशिश करिए। ईएमडी जमा करना हो या टेंडर फीस जमा करना हो, ये पूरा फेसलेस होना चाहिए, डिजिटल। किस तरीके से हो सके ये विचार चल रहा है राज्य स्तर पे, और बहुत जल्द ही इस पर निर्णय भी होगा। लेकिन आप लोग इसको प्रयास करिए कि पूरा टेंडरिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, फेयर और फेसलेस हो। तभी जो कंट्रोवर्सी आती है और जो बदनामी होती है इंजीनियर्स की, डिपार्टमेंट्स की, वो इसी की वजह से होती है। यदि इस चीज़ को हम अडॉप्ट कर लेंगे तो ये पूरी जो बदनामी का जड़ है वो समाप्त हो सकता है। इस पर आप लोगों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और चौथा मैं बात करना चाहता हूं कि जो क्वालिटी है, जो मैं पहले भी कह दिया हूं कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए किसी भी स्तर पे। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़े बहुत छोटी मोटी गेन के लिए हम लोग कभी कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करने का प्रयास करते हैं, बट नहीं करना चाहिए। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा चीज़ रखिए जो नॉन निगोशिएबल हो, इस पर हम निगोशिएट करेंगे ही नहीं। क्वालिटी जब ये करना है तो ये करना है, आपको इसी स्तर पे करना होगा। और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आज के डेट में बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत सारी लेटेस्ट अप टू डेट प्लांट्स एंड मशीनरीज आ गई हैं, नए नए मशीन आ गए हैं। नए नए मशीन से पूरा, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में तो सारा ही ये मशीन बेस्ड हो गया रोड कंस्ट्रक्शन। कोई मैनुअल इंटरवेंशन है ही नहीं। जब सारा मशीन बेस्ड हो गया है तो आप मशीन को इंट्रोड्यूस करिए। यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स जो मशीन नहीं परचेज कर पा रहे हैं उनको कैपेसिटी को बिल्ड कराइए, उनको मशीन खरीदवाइए, ताकि नए मशीन्स, नए इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ कर सकें। और इसकी बहुत ज़रूरत है आज की डेट में कि हम नए मशीन्स और नए इक्विपमेंट्स जब यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारी जो क्वालिटी है वो मेंटेन होगी। और क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मॉनिटरिंग सुपरविजन में आईटी इसका इस्तेमाल करिए। चाहे वो व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम है, चाहे वो लैबोरेटरी जो आपको अपग्रेड करना हो, चाहे आईटी बेस्ड लैबोरेटरी इंट्रोड्यूस करना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी टेक्नोलॉजी है आईटी के फील्ड में, उसको आप इंट्रोड्यूस करिए ताकि क्वालिटी हर दृष्टिकोण से मेंटेन्ड हो। जब ये क्वालिटी, आप अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिएगा तो देखिए आपकी और हमारी पूरे विभाग की, सरकार की, देखिए किस तरीके से नाम होगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट जो 4-5 बातें हैं, इस पर आप ध्यान देने की ज़रूरत है, आप ध्यान दीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे राज्य में जो है, आप देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने के लिए एक नया पैसा नहीं है। आप पंजाब जैसे राज्य देख लीजिए, इसमें 90% पैसा सिर्फ सैलरी, पेंशन, इस्टेब्लिशमेंट में खर्च हो जाता है। केरला जैसे स्टेट में देख लीजिए जहाँ की कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा ही नहीं मिलता है। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए पूरे बजट, जो फिस्कल स्पेस है, उसका 40% हम खर्चा करते हैं मिनिमम। यानी 1 लाख करोड़ का बजट है तो 40,000 करोड़ रुपए हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ये ज़रूरत भी हम जैसे राज्यों की, यहाँ पे आवश्यकता भी है, हमारे पास पैसा भी है। यदि आप आगे बढ़ेंगे और अच्छी और नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके गुणवत्तापूर्ण आप जो असेट्स का निर्माण करेंगे, उसी से राज्य आगे बढ़ पाएगा। मैं आपको पुनः आज के इंजीनियर्स डे के अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से जो आज बात रखी जाएगी पूरे सेमिनार और पूरे दिन भर जो वर्कशॉप चलेगा, जो बातें रखी जाएगी उसको आप आत्मसात करने का प्रयास करेंगे और उसको लागू करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही ओजस्वी संबोधन।
और जो भी आपके सुझाव आए हैं जैसा ने उनको नोट कर लिया, कैपेसिटी बिल्डिंग, DPR, SOR, टेंडरिंग प्रोसेस, क्वालिटी, इस सबको इस पे जैसा ज़रूर अमल करेगा। और जहाँ तक हमें जानकारी मिली है हम सबको जैसा में कि सर हैज़ बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन पुशिंग द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन RWD, that is FDR technology, full depth reclamation technology, and he has pushed the sustainable construction of bituminous macadam and semi-dense bituminous concrete for the first time in RWD. So this is really a big technology, big hand for him, sir. Sir has been very instrumental.